हेलो सर। कौन सा? अरे भाई, आज एक्चुअली क्या है ना, लाइट और नेटवर्क दोनों चीजें नहीं है, तो काफी दिक्कत हो रही है। ये क्लास भी मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा समय तक सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि आज मोबाइल का नेटवर्क डेटा भी नहीं चल रहा है और ये जो है ये भी नहीं चल रहा है, तो मतलब लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तभी जो है क्लास आपका टाइम पे स्टार्ट ही नहीं हो पाया आज। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको कनेक्ट करने की, बच्चों को कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो चलो, जब तक भी ये चल रहा है तो इसको देखते रहिए आप लोग। समझ रहे हैं क्या? ओके सर। हाँ, तो जब तक चल रहा है तो आप मान के चलिए चलते रहिए। अगर ये बीच में डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से अभी पता नहीं कैसे स्टार्ट हो गया है। तो ये समझ जाइए कि बीच नेटवर्क नहीं है। जब भी ये बीच में बंद हो जाएगा तो समझ रहे हैं ना। ओके गाइस, चलो। ठीक है सर। आवाज तो क्लियर आ रहा है ना मेरा? यस सर। यस सर। हाँ यस सर, सर। क्लियर है। ओके। चलो, तो चलिए सर, मैंने आप लोगों को जो है बच्चों को कुछ नई बातें बताई थी, ठीक है ना। तो आवाज में अगर बीच में लैगिंग आएगी तो आप बोल सकते हैं कि सर दिक्कत आने लगी है, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं कुछ कर लूंगा, अदरवाइज ये अचानक भी कहीं भी कभी भी मीटिंग बंद हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो सर यहाँ पे क्या पढ़ा रहे थे आप लोगों को? अच्छा, मैंने कल आप लोगों को बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट पढ़ाया था। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस मैंने सर। बच्चों आप लोगों को सर। हम्म सर वीडियो अपलोड कर देना यूट्यूब में। कर तो दिया कल ही। यस सर, हो गया। सो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट मैंने कल आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोगों को एक नई और छोटी सी बात पढ़ाना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी बात है। फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा सा एसिडिटी और बेसिसिटी पढ़ाना चाहता हूँ। बच्चों, एसिड एक्चुअली में आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। एसिड हम उनको बोलते हैं जो H+ आयंस को देते हैं। एसिड हम लोग उसको बोलते हैं जो H+ आयन को देते हैं। बात समझ में आ रही क्या? और सर बेस उसको बोलते हैं जो OH- को देते हैं, हाइड्रोक्साइड। है ना। फिलहाल सर इतना ही जाने। अब एक्चुअली मैं सर, सपोज आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है। अब सपोज आपके पास ऐसा आता है Na2O, कॉमा आपको बोलेगा MgO, कॉमा आपको बोलेगा बच्चों SiO2, कॉमा आपको बोलेगा P2O5। अब इनमें वो आपको बोलेगा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगी। अगर आप लोगों के पास अभी पीरियोडिक टेबल है तो आप लोग देख लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल में बच्चों आप देखिए थर्ड पीरियड। सपोज अगर आपके पास सर पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक यस टेबल सर। में आप थर्ड पीरियड को देखिए। तो सबसे पहले सोडियम होगा वहां पे, देखिए। फिर यस आपका सर। इधर उसके बाद मैग्नीशियम होगा। फिर आपके पास आगे एल्यूमिनियम होगा। फिर आपके पास सिलिकॉन होगा। फिर आपके पास फास्फोरस होगा। फिर सल्फर होगा। देख लीजिए। तो बेसिकली गाइस, एसिडिटी का कंसेप्ट अगर आप लोग जानना चाहोगे ना, तो एसिडिटी का कंसेप्ट हम लोग ये बोलते हैं, एसिडिटी इंक्रीजेस
लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहे हैं सर? एसिडिटी की बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। और बच्चों बेसिसिटी की अगर बात करेंगे, बेसिक कैरेक्टर, ये क्या होगा बच्चों? लेफ्ट टू राइट क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि सर एसिडिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी किसकी? बेसिसिटी के ठीक उल्टा होता है। और देखो एसिडिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज डिक्रीज होगा। और ये टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज तो सर ये दोनों की दोनों बातें अलग अलग तरीके से मैंने आप लोगों को अलग अलग वे में, डिफरेंट वे में यहाँ पे समझा दिया है कि कैसे क्या इसमें हो रहा है। अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, इधर देखो, Na2O, एक्चुअली ये लिखा भी आज नहीं जा रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, तो डिजिटल पेन लिखने में भी बड़ी दिक्कत करता है। फिर MgO, SiO2 and P2O5। तो सर बेसिकली ये ऑक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट के ऑक्साइड हैं। तो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आप जाएंगे ना सर, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी सर? इनकी इंक्रीज हो जाएगी। नहीं समझे क्या? समझ गए सर। और सर इनकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? सर इनकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? बोलो बच्चों, किसी को अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही तो बोलो। सर हम्म, टॉप टू बॉटम में तो एसिडिटी इंक्रीज होनी चाहिए ना सर, H+ आयन जल्दी दे देगा। नहीं 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 नहीं, नो नो नो, H+ आयन का कंसेप्ट ही अलग है भाई, वो अलग है। वो जब पढ़ा हुआ है वो बात बहुत दूर की बात है, वो तो अलग बात है भाई, वो कुछ अलग चीज है। ये तो इनमें तो H+ आयन है ही नहीं ना, है क्या? इनमें नहीं सर, वो पीरियोडिक टेबल में जो लिखा है टॉप टू बॉटम में, वो कह रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल में यही तो है, हाइड्रोजन कहाँ है उनमें? पीरियोडिक टेबल में भी तो हाइड्रोजन नहीं है, पीरियोडिक टेबल में सर हाइड्रोजन कहाँ? एसिडिटी की बात करें। नो नो नो, हाँ टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज होती है, लेकिन वो कुछ अलग केस है बेटा, वो जब आएगा तब बताऊंगा मैं, ठीक है ना? ओके। अब सुनो सुनो रे बच्चों, अब मैं इन्हीं का केस, अगर इस केस को ऐसे लिख देता हूं, देखो, एक लिखता हूं NaOH, दूसरा लिखता हूं MgOH2, तीसरा लिखता हूं SiOH4, ऐसा लिख देता हूं। तो इन तीनों में हम बोलते हैं बेसिसिटी का ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। सो बच्चों बेसिक कैरेक्टर भी हम वही लेफ्ट टू राइट का कंसेप्ट लगाएंगे बच्चों। कैसे लेफ्ट टू राइट? इसलिए लगाएंगे बच्चों क्योंकि आपको मैंने बोला कि यहाँ पे ये क्या है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, इनके हाइड्रोक्साइड हैं। तो सर इनका बेसिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? डिक्रीज हो जाएगा। तो मोर सबसे ज्यादा जो बेसिक होता है ना बच्चों, वो NaOH इज द मोर बेसिक हो जाएगा MgOH2 के कंपैरिजन में, एंड दिस इज द मोर बेसिक हो जाएगा गाइस SiOH4 के कंपैरिजन।
This is the very, very, very important. ठीक है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बोलो बच्चों? आ रहा है सर। आ रहा है। वेरी गुड, सबको आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये लिख लिया होगा, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा सर ने क्या बोला। ठीक है ना? अभी आपको एसिडिक बेसिक ज्यादा नहीं समझना है, क्योंकि एसिडिक बेसिक का कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। मैं उसको समय आने पे बताऊंगा बच्चों। बस आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एसिड और बेस का, है ना? और जैसे आप अगर ये भी बोल सकते हैं सर, जैसे आप बोल सकते हैं NaOH, और दूसरा बोल सकते हैं KOH, तीसरा बोल सकते हैं RbOH, चौथा आप बोल सकते हैं CSOH। तो इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा बच्चों, आप बताओ? बोलो रे बच्चों, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? लास्ट वाला सर। लास्ट। CSOH। यस। तो CSOH। सर दिस इज द मोर बेसिक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको कभी कभी ऐसा दे देता है NaOH, MgOH2 और AlOH3। इनमें आपसे बोलेगा सर बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो आप लोग मुझे बताओ किसका। NaOH। तो ये सर NaOH। वेरी गुड। है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा किसी को? देख लो, कोई भी अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलो चलिए सर, नो अब सर। अब आपको एक बात तो ये समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा एक और टर्म पढ़ाता हूँ, कुछ सम इम्पोर्टेंट्स बॉन्ड कैरेक्टर्स, कुछ बॉन्ड कैरेक्टर के बारे में पढ़ाता हूँ। ठीक है ना? ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक हम लोग सर यहाँ पे पढ़ते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बॉन्ड कैरेक्टर। देखो बच्चों, सबसे पहले होता है बॉन्ड लेंथ। क्या होता है सर सबसे पहले? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किसको बोला जाता है? आओ बच्चों सीखते हैं उसके बारे में। सर बॉन्ड लेंथ का एक बेसिक सा मीनिंग मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है ना? एक्चुअली बॉन्ड लेंथ बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो मान के चलिए दो एटम है, इनके बीच में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बच्चों इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ये देखो इसका ये न्यूक्लियस होगा और इसका ये न्यूक्लियस होगा। तो सर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ना, बेसिकली इस न्यूक्लियस में यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ना, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये क्या है सर एक्चुअल में? ये सर प्योर लैंग्वेज में इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे बोलूंगा बॉन्ड लेंथ का मीनिंग होगा द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ two bonded nuclei. The distance between the center of two bonded nuclei is called bond length.
उसको क्या बोला जाता है सर? बॉन्ड लेंथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड लेंथ किसको बोलते हैं, ठीक है ना। आप देखो समझ में आया ना। Yes, sir. जैसे पहली बात मैं एक टर्म लिख देता हूं, बॉन्ड लेंथ increases with increasing the size of atom। राइटिंग समझ में आ रहा ना बेटा आपको? Yes, Yes, sir. sir. साइज ऑफ एटम जैसे जैसे बढ़ेगा ना सर, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है कि सर HF, HCl, HBr और HI में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? HI। HI का साइज HI। सर सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। दूसरा एक और पॉइंट मैं लिख देता हूं। सेकंड बात, ये जो लिख रहा हूं ना बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। बॉन्ड लेंथ decreases with increasing the multiplicity of bond। मतलब जैसे जैसे बॉन्ड का नंबर बढ़ जाएगा ना सर, बॉन्ड का नंबर बढ़ जाएगा ना, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। क्या बोला मैंने? सुनो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब हो गया कि सर ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब जैसे आप इधर से इधर जाओगे तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ रही है, लेस कम हो जाएगी सर। ठीक है ना। तो मैं इसको बोलूंगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड क्या हो रहा है सर? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हैं रे बाल को? तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी Yes, सर? sir. सो गाइस, Decrease. वेरी गुड। डिक्रीज। तो सर बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सो स्टूडेंट, हमेशा हमेशा जीवन में ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बढ़ता है, डबल बॉन्ड की लेंथ, सॉरी, हमेशा ये बात याद रखना है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ऑलवेज ऑलवेज ज्यादा होगी कंपैरिजन टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, और डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया ना सभी को? यस सर। Yes, sir. ये बातें सर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, ठीक है ना। इसलिए ये सर ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती है। ओके, चलो गाइस, इसको हटा दूं क्या? Yes, sir. ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट है सर, उसी में है सर के दूसरा। बॉन्ड एंगल। बॉन्ड के कुछ कैरेक्टर है ना, बॉन्ड एंगल। सुनो 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 सुनो, सर बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल जैसे नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल का मतलब होगा कि बॉन्ड बिटवीन द टू बॉन्ड। टू और मोर देन दो बॉन्ड के बीच में एंगल बोलते हैं, सॉरी। एंगल बिटवीन टू और मोर देन टू बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। बच्चों आओ जानते हैं, ऐसे लिखो, इसको आगे लिखो थोड़ा, इन मॉलिक्यूल ऐसे लिखिए। किसी भी मॉलिक्यूल में
दो बॉन्ड और या दो से बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा ना, उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल के नाम से जाना जाता है। सुनिए जी, लेट अस कंसीडर फॉर एग्जांपल अमोनिया। तो आप देख रहे हैं इसके बीच का जो एंगल होगा ना, ये अभी आपको याद नहीं करना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 10 डिग्री, ठीक है ना, 104.5 के अप्रोक्सीमेट होता है। तो ये इसका बॉन्ड एंगल है, ये आपको याद नहीं करना है, बाद में खुद आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। ओके, दूसरा सर, सॉरी 10 नहीं 107 होता है इसमें। दूसरा सर, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल वाटर की बात कर, तो सर ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है ना, ये कम होता है। कम ज्यादा क्यों होता है ये बाद में सीखोगे, अभी नहीं सीखना है। इतना सर इसमें होता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना किसी को? नो सर। नो। तो सर यही नहीं सर। इसी टर्म को बोला जाता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल अब कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है बच्चों, मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि सर इसको पढ़ने के लिए कुछ और चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। वो सब बातें सर कहाँ पढ़ेंगे हम, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में भी नहीं पढ़ेंगे सर, हम सीधे अगले चैप्टर में उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए सर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में जानता है, समझ रहे हैं क्या? ये भी सर हम यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आगे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी एटम में दो टाइप की होती है बच्चों। एक तो होता है पैरामैग्नेटिक, सर वो क्या लिख, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एक तो होता है पैरामैग्नेटिज्म, दूसरा होता है बच्चों डायामैग्नेटिज्म। अब आप बोलेंगे सर ये पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म किसमें है? पैरामैग्नेटिज्म उसमें बोलते हैं जिनमें सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ब्रैकेट में लिख देता हूं एटलीस्ट वन, कम से कम अगर एक या मोर देन वन तो चलेगा, मोर देन वन तो होगा ही, लेकिन कम से कम एक अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है तो दैट इज द पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और सर यहाँ पे डायमैग्नेटिक वो होंगे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सर, पेयर होंगे, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक्स। अब आप बोलेंगे सर अनपेयर और पेयर क्या हो? बच्चों इधर देखिए, सपोज ये है, आपने यूं ऐसे इलेक्ट्रॉन रखा, तो ये सारे के सारे अनपेयर है, तो सर ये आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। अगर सर ऐसा अगर किसी में पाया जाता है, सर ये भी आपका पैरामैग्नेटिज्म है। अगर सर एटलीस्ट एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी चल जाएगा, यूं ऐसा है, तो सर ये भी पैरामैग्नेटिक है। अगर आपके पास ऐसा हो गया, तो सर ये आपके जो है, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके सारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है या नहीं है, ऑल पेयर है नहीं है? यस। यस सर। फुल। और इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 3। तो n इज इक्वल टू होता है 3। 3। n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया 3। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हुआ 2, n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हुआ सर 1। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है,
जिसको आप म्यू से इंडिकेट करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। समझ में आ रहा है क्या? तो वेयर n इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और सर इसकी यूनिट बोर मैग्नेट्रॉन होता है, BM। अब सुनो रे बच्चों, सुनो रे बच्चों। सर सर ये मैग्नेटिक के बाद आपने क्या लिखा है? मोमेंट। ओके सर। सुनो, सपोज आपको बोलता है सोडियम का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, सोडियम का निकालो, का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। तो सबसे पहले आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन देखो, सर इसमें तो सारे पेयर होंगे और इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा नहीं होगा? यस सर। तो Yes. म्यू तो n इज इक्वल टू 1 हुआ, तो म्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2 BM। होगा नहीं होगा? बोलो रे बच्चों। तो कितना हो जाएगा ये यस रूट, सर। तो ये कितना आएगा, √2 बोर मैग्नेट्रॉन आएगा नहीं आएगा? बोलो। सर ये मैग्नेटिक से वापस समझो। अरे मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब हो गया कि इस फॉर्मूले से हम इसको निकालते हैं, म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। और n का हाँ, उसकी साइन कैसे है सर, वो नहीं पता चला। म्यू है ना, म्यू इज द ग्रीक टर्म, दिस इज लाइक दिस। सर एन वो जो 3s1 ऊपर लिखा है वो। क्या? सर एन क्या होगा वो आप एक बार फिर से बोलो ना। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हो गया ना सर नंबर। हाँ सर ये मैग्नेटिक मोमेंट क्यों फाइंड करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक कैरेक्टर जानने के लिए कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा सर उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। ओके सर। सर तो इसमें √3 क्या? √3 नहीं आएगा सर? हाँ सर। √3 हाँ आएगा ना सॉरी, सर? हाँ हाँ BM। हाँ सर ये BM क्या है? बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट है, ये फिजिक्स में पढ़ोगे। सर स्पेलिंग लिखो ना। आए रे समझ में? यस सर। ओके, वेरी गुड जी। सर सर 2 मिनट। सर s ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड होगा, यानी जैसे मान लो सोडियम में है, और अगर दूसरे कोई एलिमेंट में भी अगर p ऑर्बिटल में वन एलिमेंट अनपेयर्ड होगा यानी इलेक्ट्रॉन, तो उन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम ही होगा। हाँ, जिनमें अगर एक होगा तो एक में तो उतना ही होगा, 3 वाले का अलग होगा ना भाई। अच्छा अच्छा। मान के चल तेरे पास नाइट्रोजन है, देख वन s2 2s2 2p3 है। माइक किसका चल रहा है रे? ये हो गया सर। अब देखो तो n की वैल्यू कितनी है सर? 3 है।
ऐसा आएगा नहीं आएगा, बोलो रे बच्चों। यस यस सर। है ना? तो फिलहाल काम चलाने के लिए इसको करना है आपको, बाकी बाद में हम लोग जो है और आगे इसके बारे में डिटेल में और आगे बताएंगे कहीं। अभी तो बहुत आगे आएगा ये, अभी तो मैं बस आपको नाम सुना रहा हूँ, आपको नाम सुनना है कि हाँ हाँ ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है करके, समझ रहे हैं ना? ये सब आगे आएगा बच्चों आपके पास। समझाया नहीं? सर आपने जो 3 इलेक्ट्रॉन्स रखे ना अलग अलग कंपार्टमेंट्स में, सर उसमें हम एक ही कंपार्टमेंट में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते? क्यों रख सकते हैं आप? हुंस रूल ने बताया था ना, हुंस ने क्या बोला था? हाँ सर। हंस रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? हम कैसे रख सकते हैं भाई? यस सर। इस रूल के अकॉर्डिंग ही तो काम करना है हमको। ओके सर। ओके, चलो जी आगे देखो सर। अब एक और टर्म है बच्चों, लैटिस एनर्जी। छोटे छोटे टर्म हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। लैटिस एनर्जी क्या होती है सर? लैटिस एनर्जी का मतलब होता है कि मान के चलो आपके पास कोई एक आयनिक क्रिस्टल है, Na पॉजिटिव और Cl माइनस। इन दोनों आयनिक क्रिस्टल को, इन दोनों के दोनों आयनिक क्रिस्टल को हम ये बोलते हैं सर, इन दोनों के दोनों आयनिक क्रिस्टल को आपस में कंबाइन होने के लिए, इन दोनों आयनिक क्रिस्टल को आपस में कंबाइन होने के लिए, ठीक है ना, इन दोनों आयनिक क्रिस्टल को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक क्रिस्टल को कंबाइन, इन दोनों आयनिक क्रिस्टल को बच्चों आपस में कंबाइन होने के लिए जो अमाउंट ऑफ, ये अपनी क्या होंगे सर? गैसेस स्टेट में होंगे, ठीक है ना? ये दोनों आयनिक कंपाउंड है, ये आयंस हैं। इन दोनों को जब आपस में कंबाइन होंगे तो सर ये NaCl बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अरे हाँ या बोल। तो इस NaCl का मतलब क्या हो जाएगा सर? ये NaCl का मतलब ये हो जाएगा, अब आपने सुना होगा NaCl क्या होता है? सॉलिड होता है या नहीं होता है? नमक तो सॉलिड होता है, घर में देखा होगा, यस सर। यस हाँ सर। इसके Yes, sir. एक मोल को बनने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होगी ना, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे बच्चों जो रिलीज्ड होगी ना, W डेल्टा H ऑफ L लिख देता हूं, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज्ड होगी ना, उसको बोला जाता है सर, उसको बोला जाता है सर लैटिस एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका आयोनिक कंपाउंड हो गया, आयन से बना हुआ है ना, आयन से बना हुआ है तो इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड आयन से बनता है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड बोल दो इसको, सॉलिड है ना ये? यस सर। यस सर। amount of energy released when 1 mole of solid, ionic solid is formed। जब 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनेगा उस टाइम पे सर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होगी ना बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। नहीं समझे रे? यस सर। समझ रहे ना? जब कोई चीज बनती है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज्ड होती है। और जब सर कोई चीज टूटती है ना, तो टूटने पे एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा H लैटिस एनर्जी की जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे निकलती है, जो जब रिलीज होती है ना एनर्जी, तो एनर्जी की वैल्यू होती है नेगेटिव।
समझ रहे हैं ना? तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होती है नेगेटिव ऑफ 788 किलो जूल। समझ रहे हैं ना? एनर्जी रिलीज, जब कोई चीज आपस में जुड़ता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी बाहर निकलना का मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ रहे हैं क्या? और अगर बच्चों में इसी NaCl को तोड़ूंगा ना, इसी NaCl को तोड़ूंगा तो ये क्या बनाएगा बताओ? Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो सर ये Na प्लस प्लस Cl माइनस बनाएगा। और यहाँ पे जो डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी है ना, तो सर ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सेवन 88 किलो जूल पर मोल। तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों? एब्जॉर्ब हो रही है। तो सर जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना तो ये वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब पॉजिटिव में आ जाएगी। समझ में आया रे या नहीं आया? बोलो। सर एक बार डेल्टा एच रिपीट करो ना। डेल्टा एच का मतलब हो गया सर, अगर कभी भी कोई भी एक बॉन्ड बनता है, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है ना, तो एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, मतलब बाहर निकलेगी। सर एनर्जी क्या होती है बच्चों? बाहर निकलती है हमेशा। ध्यान रखने वाली बात, मैं आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि एनर्जी क्या होती है सर, उस टाइम पे हमेशा रिलीज होती है। और जब ओके सर। सर एनर्जी, जब सर दूसरी बात सुनो बच्चों, जब सर कभी भी किसी भी कंपाउंड में ना, जब सर कभी भी किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड टूटता है ना, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो वैल्यू ठीक पॉजिटिव होती है डेल्टा एच की। और सर हमेशा लैटिस एनर्जी निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रख लो, K इंटू ऐसे लिखिए Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R का मतलब हो जाएगा रेडियस, या आप इसको क्या बोलेंगे सर? साइज। ठीक है ना? टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट। सर ये माइनस एनर्जी का वो एक बार फिर से रिपीट करो ना। अरे माइनस का मतलब होता है जब कोई चीज जुड़ती है ना, ऐड होती है, तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है उस टाइम पे। तो जब एनर्जी कभी बाहर निकलती है तो डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। एनर्जी रिलीज, एक्सोथर्मिक नहीं पढ़ा है क्या 10th में? एक्सोथर्मिक, यस सर। तो एक्सोथर्मिक में पढ़ा। पढ़ा होगा आपने, एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है। वो यही तो प्रोसीजर है एक्सोथर्मिक की, तो यही है जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और यहाँ पे सर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ गई जब कोई बॉन्ड बनता है। तो सर यहाँ पे ये वैल्यू बता रहा हूं मैं। पीरियोडिक टेबल में देखो बच्चों, लैटिस एनर्जी बच्चों शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो जाता है सर? लेफ्ट टू राइट जाने पे सर हम लोग ये बोलते हैं इंक्रीज होगा, है ना? और टॉप टू बॉटम जाने पे सर क्या होगा सर? डिक्रीज होगा। क्यों होगा पता है ना आपको? क्योंकि ये वाला लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1/r स्क्वायर। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी तो आप बोलेंगे लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है ना? और दूसरा एक और पॉइंट मैं इसी में लिख देता हूं, सुनो। greater the value of lattice energy, more will be stability of ionic compound. More will be
स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। उस आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहे आपको? यस सर। हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को हुई तो बोलो। नो सर। तो बच्चों चलो फिलहाल इतना ही पढ़ाता हूँ। इसमें बैटरी कम है क्योंकि मुझे 12th का क्लास भी इसी बैटरी बैकअप में झेलना है, क्योंकि समझ रहे हैं ना, एक क्लास मुझे और लेना होता है अभी। समझ रहे हैं बच्चों? ओके यस सर। सर। हाँ, तो क्योंकि थोड़ा सा आज यस सर। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए ना। ठीक है ना, मिलते हैं तब हो कल। गया सर। ओके बच्चों। बाय सर। बाय सर। ओके भाई। बाय सर। बाय सर। ओके भाई।